सोनभद्र के बिल्ली मरकुंडी इलाके के खदान में हुए हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी खदान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक मलबे से 6 शव निकाले जा चुके हैं। करीब 48 घंटे से कैसे चल रहा है ये रेस्क्यू अभियान, दिखाते हैं आपको। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में पत्थर खनन के दौरान हुए हादसे के बाद वहां पर लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है। अचानक पहाड़ी धंसने से कई मजदूर और एक कंप्रेसर ऑपरेटर मलबे में दब गए थे। इस घटना में लगभग 15 लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें से कई लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए। 4 बॉडी जो रिकवर हुई हैं उनका पंचायतनामा भरा जा रहा है और उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बॉडी अभी और मिलने की आशंका है, उसकी तलाश की जा रही है। और कितने घंटे हो गया इस रेस्क्यू को और अभी क्या रेस्क्यू की स्टेटस है? जो रेस्क्यू का रिजल्ट है वो हमने आपको बताया और एक की तलाश और है जो हम लोगों को आशंका है कि एक व्यक्ति और हो सकते हैं, उनके लिए रेस्क्यू अभी कंटिन्यू किया जाए। ये जो मालिकान है इनके ऊपर FIR दर्ज कराई गई है क्या? हाँ, प्राथमिकी दर्ज हुई। रेस्क्यू में 100 से ज्यादा NDRF, SDRF के जवान लगे हैं। साथ ही 10 पोकलेन मशीनें भी लगाई गई हैं। मौके पर फायर विभाग, CISF, जिला पुलिस और PAC के जवान मुस्तैद हैं। हालांकि मलबा काफी भारी और ऊंचाई से गिरा है, इसलिए रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। ये वही खदान है जिसमें शनिवार को हादसा हो गया। मैं आपको बता दूं कि इस पे DM के आदेश के बाद काम बंद करने का आदेश था, लेकिन फिर भी कार्य चलता रहा, जिसकी वजह से एक बड़ी दुर्घटना देखने को मिली। 2012 के बाद ये एक बड़ी दुर्घटना बताई जा रही है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लगभग इसमें 9 ड्रिल मशीन कार्य कर रही थी और प्रत्येक ड्रिल मशीन पर 2 लोग काम करते हैं। जो रजिस्टर में एंट्री थी वो 18 लोगों की थी, तो 18 मजदूर नीचे थे और पहाड़ अचानक घसकता है, जिसके बाद उसमें काफ़ी लोग मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि अब तक 500 बरामद कर लिया गया है। खदान करीब 400 फीट गहरी बताई जा रही है, इसलिए रेस्क्यू में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। शनिवार को ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी में खनन हादसा हुआ था। वहीं मृत मजदूर के भाई की शिकायत पर माइनिंग कंपनी के मालिक समेत 3 पर FIR दर्ज की गई है। बता दें कि खनन के दौरान एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे आ गिरा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सऊदी अरब के मक्का से मदीना जा रही बस के टैंकर से टकराने से बड़ा हादसा हुआ है। इसमें 42 भारतीय उमरा यात्रियों के मारे जाने की खबर आ रही है। इसमें कई यात्री हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। सऊदी अरब में सोमवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें कम से कम 42 भारतीय उमरा यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। इनमें से कई यात्रियों के तेलंगाना और हैदराबाद से होने की जानकारी सामने आई है। हादसा उस समय हुआ जब मक्का से मदीना जा रही एक बस मुफरीहात इलाके के पास एक डीजल टैंकर से टकरा गई। हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए। सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे। उसमें 7 जने हमारे फैमिली के हैं, हमारे ससुरे हैं, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका, और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे। हमारे हैदराबाद से एक काफिला 45 to 46 मेंबर का मतलब हैदराबाद से उम्रे के लिए गया हुआ था मक्का मुकर्रमा सऊदी अरबिया। मदीने मुनव्वरा पहुंचने से पहले 25 किलोमीटर पहले एक वाकया पेश आया, हादसा हुआ, बस जल चुकी है। ऐसी वीडियोस और फोटोस हम तक पहुंची। मेरी फैमिली के 7 मेंबर्स है, बोल चुका हूं मैं, जिसमें से 3 जो है लेडीज है, 4 जेंट्स है इसके अंदर। मेरे ब्रदर इन लॉ 2 है, मोहम्मद सैफुल रहमान, मोहम्मद शुएबुर रहमान, और मेरे मदर इन लॉ है रईस बेगम। उम्रे के लिए गए थे, तो वहाँ पे उम्रा करे बाद से वहाँ से फिर वो लोग जो है मदीने के लिए निकले थे, तो रास्ते में जो है एक्सीडेंट होने की वजह से ये बताया गया कि सारे लोग का इंतकाल हो गया बोलकर।
शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। परिजनों की माने तो शोएब नाम का लड़का जो हादसे के वक्त बस से कूद गया था, उसने फोन कर जानकारी दी। शोएब का अभी तो बात करके उन्हें अपडेट दिए तो हम लोग हमारे गली का है बच्चा। मैंने करीबन अगर मैं देखे तो अब आपके 7 मेंबर्स फैमिली के हैं, आपके 7 मेंबर्स फैमिली के, महमूद भाई के करीबन 6 मेंबर्स है। मेहदीपट्टनम से मुझे अभी एक साहब ने बात की, उनके भाई, उनकी बहन, उनके भौनई, उनके बच्चे माने एक पूरा मुकम्मल घर वो उसमें इंतकाल हुआ है। और तो अभी तक तो मेरे सामने मेरे से जो सीधी तौर पे बात हुई करीबन 25 लोगों के फैमिली मेंबर से मेरी बात हुई, और कोशिश करेंगे कि हम इनके साथ ठहर सकें, इनको क्लैरिटी दे। भारत सरकार और तेलंगाना सरकार ने इस हादसे पर दुख जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय सऊदी दूतावास के साथ मिलकर प्रभावित परिवारों की मदद के प्रयास कर रही है। परिजनों को जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। फिलहाल परिजनों की मांग है कि शवों को भारत लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दक्षिण पूर्वी कांगो में खलांडो कॉपर कोबाल्ट खदान में एक बड़ा हादसा हो गया है। एक पुल ढहने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हादसे का एक खौफनाक वीडियो आया है, दिखाते हैं आपको। पलक झपकते ही 40 लोगों की कब्रगाह बन गई खदान। कांगो में हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। दक्षिण पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। लुआ लावा प्रांत की एक कोबाल्ट खदान में 15 नवंबर को अस्थायी लकड़ी का पुल टूट गया, जिससे भीतर काम कर रहे वाइल्ड कैट यानी अवैध रूप से काम करने वाले लोग बड़ी संख्या में नीचे गिर गए। यह हादसा इतना भयानक था कि खदान के भीतर कई शव दिखाई भी नहीं दे रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक 40 लाश अब तक निकाले जा चुके हैं और बचाव दल लगातार और लोगों की तलाश में लगा है। हादसे में 70 से ज्यादा लोगों की मरने की आशंका है। दरअसल भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने और बाढ़ का खतरा बढ़ गया था, इसलिए प्रशासन ने खदान में प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाई थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग खदान में उतर गए। पानी से भरी खाई पर बने लकड़ी के पुल पर अचानक भीड़ बढ़ गई और दबाव झेल ना पाने के कारण पुल बीच से टूट गया। अचानक हुए हादसे में लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए और कई लोगों की मौत हो गई। वीडियो और तस्वीरों में घटना की भयावहता साफ देखी जा सकती है। खनिकों को पानी भरे गड्ढे से शव बाहर निकालते देखा जा रहा है, जबकि पास की जमीन पर कई डेड बॉडी पड़े दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि खदान में लगभग 10,000 वाइल्ड कैट खनिक बिना किसी सुरक्षा के काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून से खबर है, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उनके बेटे दिव्य प्रताप सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। प्रणव चैंपियन के बेटे पर उत्तराखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन से रोड रेज के बाद मारपीट और धमकाने का आरोप लगा है। खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन इस बार विवाद उनके बेटे से जुड़ा है। पिस्टल के साथ मारपीट करते चैंपियन के बेटे का नया विवाद सामने आया है। उनके बेटे दिव्य प्रताप सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्रणव चैंपियन के बेटे पर उत्तराखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन से रोड रेज के बाद मारपीट और धमकाने का आरोप लगा है।
के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें विधि सम्मत रूप से अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी तफ्तीश वगैरह की जा रही है। उसमें जो वादी हैं और जो पीड़ित हैं उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। जैसे अभी तक प्रथम दृष्टि से जो प्रतीत हो रहा है, जैसा कि जो पीड़ितों से बात हुई है, उसमें बेसिकली विवाद था ओवरटेकिंग को लेके कि दो गाड़ियां जैसे चल रही थी तो पीछे वाली गाड़ी ने जैसे ओवरटेक करने का प्रयास किया गया होगा, लेकिन वहाँ जगह जैसे कम थी, रोड पे स्पेस भी कम था तो साइड नहीं मिल पाई होगी। इसी कारण जो है एक दूसरे में विवाद हुआ। मामला शनिवार देर रात का है। पूर्व चीफ सेक्रेटरी के बेटे का आरोप है कि वो शनिवार की रात अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में पीछे से आ रही लैंड क्रूजर कार से हूटर बजाकर पास मांगा गया, लेकिन जगह न हो पाने की वजह से पास थोड़ा आगे चल कर दिया गया। इसी बात से गुस्साए प्रणब चैंपियन के बेटे के साथ चल रही पुलिस की कार ने ओवरटेक कर उसकी गाड़ी को रुकवा लिया और कार से उतार कर उसके साथ मारपीट की गई। पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई। घटना के बाद गनर को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि मारपीट के दौरान चैंपियन के बेटे ने पूर्व चीफ सेक्रेटरी के बेटे पर पिस्टल भी तान दी। पूर्व विधायक प्रणब कुमार चैंपियन बीजेपी से जुड़े हैं और अक्सर विवादों में रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में एक बार फिर से शेरों की चहलकदमी देखने को मिली। गांव के रिहायशी इलाके में एक साथ 11 शेरों का समूह घूमता हुआ नजर आया है और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि शेरों ने जैसे पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया हो। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले से शेरों के झुंड की एक डरावनी तस्वीर सामने आई है, जहां एक दो नहीं बल्कि 11 शेर गांव में घूमते नजर आए। रात के अंधेरे में गांव में घूमते इन शेरों की तस्वीर वायरल हो रही है। शेरों की झुंड की ये तस्वीर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के उमेदपुरा गांव की बताई जा रही है, जहां देर रात एक बार फिर शेरों की चहलकदमी देखी गई। गांव के रिहायशी इलाके में एक साथ 11 शेरों का समूह घूमता हुआ नजर आया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि शेरों ने जैसे पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया हो। गिर की सीमा के पास होने की वजह से यहां अक्सर शेर आ जाते हैं, लेकिन इस बार शेरों की संख्या ज्यादा होने से गांव वालों में खौफ बढ़ गया है। लगातार बढ़ती आवाजाही ने लोगों को डरा रखा है और रात में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिजनौर में एक आदमी को जहरीले सांप ने काट लिया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह रही कि जिस सांप ने उसे काटा था उसे पकड़कर वो अस्पताल पहुंच गया। वहां पर डॉक्टर से सांप को दिखाते हुए कहा कि इसी ने मुझे काटा है और मेरा इलाज कर दो। अस्पताल में सांप लेकर पहुंचने पर लोगों में हंगामा मच गया। देखिए। बिजनौर में इस आदमी के हाथ में सांप देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई सांप पकड़ने वाला या सपेरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इस सांप ने इसको डस लिया था, जिसके बाद इस शख्स ने साहस दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और सांप के साथ अस्पताल पहुंच गया। सांप न काटा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिवाल अस्पताल आ चुके हैं। ट्रीटमेंट हो रहा है आपका? ठीक है। तबीयत ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, तो ऐसा लग रहा है जैसे घसीट लग गई। इस आदमी का नाम गौरव कुमार है, जो थाना सियोराहा के मोहल्ला जोशियान का रहने वाला है। सांप के साथ अस्पताल पहुंचने के बाद अस्पताल में भीड़ लग गई। सांप दिखाकर गौरव ने डॉक्टर से इलाज करने को कहा। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। अस्पताल कर्मचारियों ने शख्स का इलाज शुरू किया और अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन जिंदा सांप को पकड़कर अस्पताल लेकर जाने की ये घटना चर्चा का विषय बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड सरकार अब सीमांत गांवों की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री के सुझाव के बाद राज्य के 91 बॉर्डर विलेजेस वाइब्रेंट विलेज मॉडल के तहत ऐसे डेस्टिनेशन बनेंगे जहां पर सुरक्षा के साथ साथ अब पर्यटन की भी नई पहचान बनेगी। देखिए।
उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में अब सिर्फ चौकसी ही नहीं बल्कि चहल पहल भी दिखेगी। सरकार एक ऐसा इंटीग्रेटेड वाइब्रेंट विलेज प्लान तैयार कर रही है जो पहाड़ के इन शांत गांवों को टूरिस्ट हॉटस्पॉट में बदलेगा। सरकार यहां न सिर्फ होम स्टे का प्रमोट करेगी बल्कि कृषि, बागवानी समेत पशुपालन और मछली पालन जैसी योजनाओं को भी धरातल पर उतारेगी। योजना है कि यहां आने वाले सैलानी खेतों में जाकर अपनी पसंद की सब्जियां तोड़ सकें, छोटे होम फार्म से ताजा नॉनवेज ले सकें और स्थानीय परंपराओं के बीच असली पहाड़ी लाइफस्टाइल को महसूस कर सकें। उत्तराखंड में 91 सीमांत गांवों को वाइब्रेंट विलेज का दर्जा दिया गया है, जिनमें चमोली के 14, पिथौरागढ़ के 51, उत्तरकाशी के 10, चंपावत के 11, यूएस नगर के 5 गांव इसमें शामिल हैं। इन गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा, साथ ही 4G टेलीकॉम कनेक्टिविटी दी जाएगी और बिजली की व्यवस्था भी कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत हम लोग ये भी करेंगे कि होम स्टे के अलावा होम स्टे और वगैरह ये सुविधाओं को तो हम विकसित करेंगे ही, साथ में उन गांवों में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे उनके लिए इंफॉर्मेशन सेंटर की आवश्यकता होगी, टूरिस्ट आएंगे अच्छे शौचालयों की ज़रूरत होगी, टूरिस्ट आएंगे तो उनके रहने के लिए एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप। यानी सरकार इन 91 गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर, होम स्टे, एग्री टूरिज्म और कल्चर वेस्ट एक्टिविटीज का ऐसा मिश्रण तैयार कर रही है जो इन्हें सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि भविष्य के सस्टेनेबल टूरिज्म जोन बना देगा। इसके लिए राज्य सरकार ने पहले फेज में 520 करोड़ के प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजे हैं। आज कृषि, औद्यानिकी, हर्बल सेक्टर और स्किल डेवलपमेंट, दूर संचार की सारी सुविधाएं इन गांवों में पहुंचाई जा रही हैं। और जब सरकार से 520 करोड़ का एक प्रस्ताव ये 91 गांव के लिए भारत सरकार के पास गया, उसमें हमें अभी तक 110 करोड़ रुपए से अधिक भारत सरकार से मिला है। राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को सुझाव दिया था कि उसे वाइब्रेंट विलेज को टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करना चाहिए। सरकार ने अब इस दिशा में प्लानिंग शुरू कर दी है, यानी सीमा पर बसे इन गांवों की कहानी अब बदलने जा रही है। अगर योजना सफल रही तो उत्तराखंड के ये वाइब्रेंट विलेज देश की नई पर्यटन की पहचान बनेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। 25 नवंबर को होने वाला आयोजन मंदिर निर्माण को पूरा करने की प्रस्तुति के लिए मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें देश विदेश से तमाम मेहमान मौजूद रहेंगे। देखिए। एक बार फिर रामनगरी अयोध्या सज धज कर तैयार हो रही है। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी रामलला के दर पर जा रहे हैं। सदियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों की अटूट आस्था के बाद इस भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब इस मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहराने जा रहा है, जो सत्य की विजय, धर्म की जय और राम भक्तों की भावनाओं के सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक होगा। 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा संबंधी और व्यवस्था संबंधी जितने मानक है उनके अनुरूप हम लोग सभी पहलुओं को देख रहे हैं। हमारे SSF की टीम है, PAC की है, CRPF की है, साथ ही साथ हमारा डाक स्क्वाड है, AS टीम है, ये सभी एक्टिवेट हैं। 20 नवंबर को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। सरयू नदी से जल लेकर राम जन्मभूमि मंदिर तक कलश यात्रा निकलेगी। 25 नवंबर को मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण समारोह में PM मोदी मौजूद रहेंगे। ये ध्वज मंदिर की पूर्णता का प्रतीक होगा। 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारी चल रही है। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और इसके शुभारंभ के लिए 20 नवंबर को कलश यात्रा निकाली जाएगी। पूरे शहर को सजाया जा रहा है, जिसमें फूलों, लाइटों और तोरण द्वारों से भव्यता आ रही है।
राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर के भी अब आंशिक बदलाव किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब राम मंदिर परिसर में आने वाले लगभग 6000 मेहमानों को विशेष आग्रह राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है कि वो अपने साथ अब मोबाइल फोन भी न लाएं। राम मंदिर की धर्म ध्वजा केसरिया रंग की होगी, आकार त्रिकोणीय होगा, लंबाई 22 फीट, चौड़ाई 11 फीट होगी। 42 फीट लंबे खंभे पर ये ध्वज लगेगा। ध्वज के 360 डिग्री घूमने वाली व्यवस्था की गई है। 190 फीट की ऊंचाई पर ये ध्वज लहराएगा। ध्वज पर कोविदर वृक्ष की आकृति होगी। ओम और सूर्य का प्रतीक चिन्ह भी होगा। ध्वजारोहण किसी भी मंदिर के निर्माण कार्य की पूर्णता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक होता है। ये दर्शाता है कि अब मंदिर पूरी तरह से तैयार है और भक्तों के लिए दैवीय चेतना का केंद्र बन गया है। अयोध्या में भी 25 नवंबर को होने वाला भव्य ध्वजारोहण राम मंदिर के ऐतिहासिक और दिव्य निर्माण के सफल समापन की घोषणा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विकासनगर का नाव घाट पुल आज सफेद हाथी बनकर खड़ा है। 2 राज्यों को जोड़ने वाला ये पुल कब तक तैयार होगा, ये अब भी बड़ा सवाल जनता के मन में बना हुआ है। देखिए। करीब करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद उत्तराखंड की तरफ से यमुना नदी पर नाव घाट पुल तैयार हो गया। ये पुल उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन हिमाचल की तरफ से अप्रोच रोड अभी तक नहीं बन पाई है। बताया जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण निर्माण कार्य लटका हुआ है। नतीजा जनता को राहत नहीं बल्कि परेशानी मिल रही है। 2 साल से जो पुल अटका हुआ है, इसकी वजह से जनता को बहुत नुकसान हो रहा है और इससे सरकार को भी क्या नुकसान है। जो सरकार ने इस पे जो पैसा लगाया हुआ है वो पैसा भी वेस्ट है। अगर ये पुल बनता है तो उससे मतलब इससे सरकार को फायदा है और जनता को फायदा है। ये काफी लंबे समय से पुल बना है पर आधे में है और हमें लगता है ये पुल से वहाँ के गांव के लोगों को, यहाँ के मार्केट को, बिजनेसमैन को बहुत फायदा होगा। कि वहाँ पे जितने भी गांव हैं देहात टाइप के तो यहाँ की मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो बहुत दूर से घूम के आना पड़ता है। अप्रोच रोड ना बनने के कारण ये पुल राहत देने के बजाय नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। हालांकि दोनों राज्यों की सरकारें पुल के काम को जल्द पूरा करने में जुटी हुई हैं। तो इसमें जून 2025 को जो लैंड एक्विजिशन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो हो चुका है। उसकी SIA भी हो चुकी है, जो स्टेट इम्पैक्ट असेसमेंट होना होता है वो भी हो चुका है और बहुत जल्दी ये जनता को समर्पित होगा। पुल के जो हिमाचल वाला हिस्सा है वहाँ पर जो कनेक्टिंग रोड बनना है, वहाँ कोई लिटिगेशन था, कोई व्यक्ति जो है उसमें कोर्ट में गया है और कोर्ट का मामला कुछ हल होने पर या हो चुका है। मैं समझता हूँ जल्दी ये काम आरंभ हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा विलम्ब नहीं है। जनता को एक खुशखबरी मिलने वाली इस पर जो है। दोनों राज्यों की जनता उम्मीद लगाई बैठी है कि जल्द पुल तैयार होगा और आवागमन सुगम होगा और लोगों को राहत मिल पाएगी। नावघाट पुल को लेकर आज भी लोग उम्मीद जगाए बैठे हैं कब ये पुल बनकर तैयार होगा और कब उत्तराखंड और हिमाचल का सफर आसान हो पाएगा। हालांकि दोनों प्रदेश की सरकार लगातार इस पुल को लेकर प्रयास कर रही है, लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो पुल पूरी तरह अधर में लटक चुका है और आज ये पुल सफेद हाथी बनकर रह गया है। ऐसे में अब देखना होगा कब ये पुल बनकर तैयार होता है और कब उत्तराखंड और हिमाचल का सफर आसान हो पाता है। कैमरा पर्सन के साथ कुलितन, न्यूज़ 18, नावघाट। सरकार भारत चीन सीमा क्षेत्र में तेजी के साथ काम कर रही है। उत्तरकाशी जिले में बॉर्डर पर सड़कों का जाल बिछ चुका है और अब चौड़ीकरण के साथ साथ बॉर्डर पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जाएगा। दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिले में भारत चीन सीमा पर सड़कों का जाल बिछ चुका है। अब भैरव घाटी से नागा और पीडीए तक सड़कों के चौड़ीकरण का काम प्रस्तावित है। इसके अलावा 7 बड़े पुल भी बनकर तैयार हो चुके हैं और 3 पर काम जारी है। वहीं नेलांग और जादुंग में बॉर्डर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़कें दुरुस्त की जा रही हैं।
भारत लगातार भारत चीन सीमा पर अपनी जो सड़कों का विस्तार है, चौड़ीकरण चाहे अन्य कार्य हो, लगातार करने में जुटा हुआ है। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से जो चौकियां हैं वहां तक सड़कें पहुंच चुकी है और सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। जो पुल है उनको भी युद्ध स्तर पर बनाया जा रहा है और कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत ने अपना एयर सिस्टम, डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया है, उसके अलावा भारत की जो आर्मी है लगातार उनको परमानेंट ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा है, सो दैट कि इस क्षेत्र में टूरिज्म का बहुआयामी विकास हो। खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।